अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ हैं गजल अशरफ। इन्होंने खुश आमदीद भी आपको कह दिया, गुड मॉर्निंग भी कह दिया, लेकिन जो हालात बने हुए इस वक्त पाकिस्तान और भारत के माबेन वो अच्छे नहीं हैं। और यकीनी तौर पे भारत में इस हवाले से शायद तशवीश कम हो, लेकिन पाकिस्तान में तशवीश बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये जाली प्रोपोगंडा है, इसको पाकिस्तान अब बेनकाब करने वाला है। एग्जैक्टली। और भारत कभी भी अपने ओछे हथकंडों से बाज तो आया नहीं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन भारत हमेशा बुखलाहट का शिकार है, हमेशा से उसने पैनिक किया है। अब एक नई डिबेट, एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है, वो है सिंध तास मुआहदा। और आप सब जानते हैं सिंध तास मुआहदा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 19 सितंबर 1960 को ये मुआहदा हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और ये क्या मुआहदा था? मुआहदा ये था कि दरियाए सिंध और दीगर जो दरिया हैं उनका पानी एक बैलेंस तरीके से मुनसिफाना उसकी हिस्सेदारी होगी, उसकी मुनसिफाना तकसीम होगी, उस रिलेटेड हुआ था, जिसे हम सिंध तास मुआहदा कहते हैं। लेकिन अभी जो रीसेंट हमला हुआ है पहलगाम वाला, जिसको हमने कल डिस्कस भी किया था, और आप सब जानते हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी मीडिया पर आप सब खबरें सुन रहे हैं इस हवाले से। जो हमला हुआ वहां पर मकबूजा कश्मीर में, उसका इल्ज़ाम भारत पाकिस्तान पर लगा रहा है और कह रहा है कि इसमें मुलव्वस, बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा है कि पाकिस्तान मुलव्वस है। लेकिन भारत ने हमेशा से इल्ज़ाम ही लगाया है, और इस इल्ज़ाम की बिना पर अब भारत मजीद क्या कर रहा है कि चेक पोस्टों को बंद कर रहा है, जो पाकिस्तानी भारत में रहते हैं उनके वीज़े भी कैंसिल कर रहा है। इसके साथ साथ 48 घंटों के अंदर तमाम पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का भी हुक्म दे दिया है। यहाँ तक बुखलाहट है भारत की कि इतना पैनिक किस लिए आप कर रहे हैं, इतने डर किस लिए रहे हैं। भारत वैसे जो भी कर ले, कुछ भी कर ले, उसको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज हमेशा से हमा वक्त तैयार हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं आपको जवाब देने के लिए। इसलिए जो कुछ भी आप करें सोच समझ कर करें। और अगर आप ये कह दें कि ये मुआहदा ख़त्म हो सकता है, तो ये नहीं ख़त्म हो सकता, क्योंकि ये एक तरफा नहीं है, ये एक आलमी सतह पर हुआ है और दोनों ममालिक की रजामंदी से ही जो कुछ भी होगा होना है। बिल्कुल ऐसी है। सिंध तास मुआहदे की आपने बात की, अगर इस मुआहदे को और डिटेल में बात की जाए तो जब 1947 में हम आज़ाद हुए थे, तो उसके बाद 1948 में भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका था। फिर हुआ ये कि पाकिस्तान में खुश्क साली आ गई थी। पाकिस्तान की मईशत उस वक्त बिल्कुल ज़राअत के ऊपर हमारा सारा दारोमदार था। तो 1948 और 1948 में पाकिस्तान में एक कैद साली का माहौल भारत ने बनाने की कोशिश की। उसके बाद से आलमी बैंक ने इंटरवीन किया था, और जो ये मुआहदा है इसको भारत ने पहली दफ़ा ख़त्म नहीं किया। बम्बई हमलों के बाद भी ये बात हुई, उसके बाद पुलवामा के बाद भी ये बात हुई। हर दफ़ा भारत यही बात करता है कि हमने सिंध तास मुआहदे को ख़त्म करना है। लेकिन इसमें क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी शामिल है और इसकी ट्रीटी में शामिल है कि ये भारत पाकिस्तान मुश्तरका तौर पे खत्म कर सकते हैं, लेकिन कोई मुल्क ये समझे कि वो अकेले तौर पे इसको खत्म कर सकता है, वो खत्म नहीं कर सकता। और इसमें अगर मजीद इसकी बात की जाए तो मशरकी जो दरिया हैं वो हैं रावी, ब्यास और सतलज। ये भारत को दिए गए थे और भारत इसमें सिर्फ दो काम कर सकता था, या बिजली की पैदावार कर सकता है, या फिर इसको आपाशी से यूज कर सकते हैं। और जो मगरबी दरिया हैं जिसमें आता है झेलम, सिंध और चनाब, इनके हवाले से बात यह है कि ये पाकिस्तान को दिए गए थे। और पाकिस्तान को इस वजह से दिए गए थे कि मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के पास ये इख्तियार था कि वो पानी बनाए, वो बिजली बनाए, वो डैम बनाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि भारत इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी तय दर पे कर रहा है और काफी अरसे से गजल वो डैम्स पे डैम्स बना रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि भारत जो कि हर हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को समझता है, चाहे वो मुंबई हमले हों, चाहे वो पुलवामा हो, अब ये नया एक हमला है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, क्योंकि भारत ये चाहता है कि किसी तरह से हमारा किसी तरह से हमारा पानी बंद हो और हम जिस तरह से मुआशी तौर पे मुस्तहकम नहीं है, इसी तरह से हम ज़राअत हमारी जो है वो भारत पे डिपेंड कर जाए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि भारत अपने आप को सबसे बड़ी मईशत कहता है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, उनकी आईटी बहुत तरक्की कर रही है, उनकी क्रिकेट बहुत तरक्की कर रही है, उनके पास 8 लाख फौज है। अगर हर दफा आपने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना है और पाकिस्तान आपकी अगर आपके यहाँ परिंदा भी मर जाए ना तो उसका इल्जाम आप पाकिस्तान पे लगाते हैं, तो आपको 8 लाख फौज को आग लगा देनी चाहिए। इसको आग लगा दें, अपनी पुलिस को आग लगा दें, अपने इदारों को आग लगा दें कि एक छोटा सा मुल्क जिसको आप ही छोटा कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है,
तो भाई हम फिर अगर इतने ताकतवर हैं तो फिर अपनी फौज को आग लगा दो। एग्जैक्टली और इसके साथ मैं एक पॉइंट ऐड करती चलूं, रात को हमारी चैनल के प्रोग्राम सवाल से आगे में हनीफ अब्बासी साहब ने एक बहुत ही इंकशाफ किया है बड़ा, कि हमारे पास एक और रॉ का एजेंट भी है जो पाकिस्तान ने पकड़ा है और वो भी दहशतगर्दी में मुलव्विस थे। तो ये आप देख लें कि जितने भी लोग पकड़े गए हैं इंडिया के, उन सब ने खुद ही तारीफ की है पाकिस्तान की, तो हमें तो फिर मजीद बात करने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो सोशल स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली वो आप करेंगे। अब भारत से हम उसके पड़ोसी चीन की तरफ चलते हैं, जिसके साथ भारत की इतनी लगती नहीं है, और चीन हमारा दोस्त है और ये भारत को बहुत ज्यादा खटकता है, क्योंकि भारत और जो चीन के तनाजात हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान खला में ताउन के मुआहिदे के बाद पाकिस्तानी खलाबाजों के इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। जेचुआन में चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसके तर्जुमान ने बताया कि इब्तदाई इंतखाब पाकिस्तान में, जबकि बाकी 2 मराइल चीन में होंगे। 2 पाकिस्तानी खलाबाजों को तरबियत के लिए मुंतखब किया जाएगा, जिनमें से एक चीन के खलाई मिशन में हिस्सा लेंगे। और इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसे दोनों ममालिक के लिए बहुत ही उनके जो गहरे ताल्लुकात हैं उसका ये मज़र करार दिया, और वो चाहते हैं कि इस तरह की चीजें होती रहें। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सिंध तास मुआहदा है, भारत का जो मेन पॉइंट है ना वो ये भी है कि ज़ाहिर है हमारे चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वो चीन को भी इफेक्ट करेगा, इसलिए भी थोड़ा सा उनके माइंड में ये भी चल रहा है। लेकिन खैर, आपने जो स्टोरी शेयर की उसको मैं आगे लेकर चलती हूँ। पाकिस्तान का ये पहला खलाबाज जल्द चीनी खलाई स्टेशन में अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल लेगा, और जितने भी साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस हैं या फिर जितने भी तजुर्बात हैं, मुश्तरका मिशन का हिस्सा बनकर पाकिस्तानी खलाबाज बैनुल-अक़वामी खलाई मैदान में मुल्क की नुमाइंदगी करेगा। और चीन की खलाई एजेंसी ने कहा है कि दीगर ममालिक के साथ भी ऐसे मिशंस पर हमारी बातचीत हो रही है, मुस्तकबिल में हम उनके साथ भी जा सकते हैं। और वज़ीर आज़म ने खलाई तावन को सी पैक जैसे मंसूबों को तोसी और आप ये कहें कि उसमें ये कहा जाएगा कि इल्म का तबादला करार दिया है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प और मुतज़ाद खबर ने सबको चौंका दिया है सोशल मीडिया पर, और चीन से ही है, मैं खबर आपको दूंगी। खबर अमेरिका से है, लेकिन उसमें चीन आ रहा है। हाँ, चीन आ रहा है। हुआ कुछ यूं कि चीन की एक फैक्ट्री ने अमेरिका को 1 लाख से ज्यादा टी शर्ट्स और टोपियां फरोख्त की हैं, जिन पर बाइकॉट चाइना लिखा हुआ है। और ये एक तंजिया अंदाज है, और इसकी खास बात यह है कि चीन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाला सामान जो है वो चीन में ही तैयार हो रहा है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पसीराई भी मिल रही है सोशल मीडिया पर। और ये सामान अमरीकी मार्केट में चीन के बाइकॉट के नारों के साथ फरोख्त किया जा रहा है, लेकिन इसकी तैयारी खुद चीन में हुई है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। और सोशल मीडिया पर इस खबर ने इस वक्त खूब तवज्जो भी हासिल की हुई है। बिल्कुल ऐसी है, और ये यकीनी तौर पे एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। और चीन में बनी बाइकआउट चाइना की जो टी शर्ट्स हैं और टोपियां हैं वो खुद अमेरिका में जा पहुंची, जहां उनका मकसद चीन का मुआशी बाइकआउट था। मगर ये तादाद ना सिर्फ तिजारती उसूलों को बेनकाब करते हैं, बल्कि आलमी मंडी के जो पेचीदा मसाइल हैं उनको भी ये सामने लाते हैं। और सार्फिन के लिए एक तंजिया लम्हा है कि जिस मुल्क के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं उसके खिलाफ जो स्लोगन इस्तेमाल कर रहे हैं बाइकआउट चाइना का, उससे आप 1 लाख शर्ट्स भी उसी चाइना से मंगवा रहे हैं। मतलब आपके पास ये एबिलिटी भी नहीं है कि आप उस तरह की सस्ती शर्ट्स अमेरिका में बना सकें। वो शर्ट्स आपके लिए चाइना लेके आ रहा है और आप उसी मुल्क के खिलाफ टैरिफ लगा रहे हैं। एग्जैक्टली और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगी कि इससे हम पाकिस्तानियों को भी सीखना चाहिए कि वो हाइपर नहीं हो रहे या फिर पैनिक नहीं कर रहे, या आप ये कहें कि वो जाकर बाइकआउट करने के लिए किसी चीज जगह को तोड़ नहीं रहे या फिर गलत तरीका नहीं इस्तेमाल करें, बल्कि अपने ही मुल्क में तैयार करें अपने खिलाफ मवाद जो इस्तेमाल उनके हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ से भी सीखना, ये मैसेज है एक हम सब। मैसेज यही है कि हालात को मद्देनजर रखें और सिर्फ जज्बाती ना हो बल्कि पैसे भी कमाएं। जब आपकी मईशत अच्छी होगी, आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, तो अमेरिका जैसे मुल्क भी आपके सामने बिल्कुल ढेर हो जाएंगे। आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए आपको अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हवाले से बताते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड के हवाले से बताते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड जॉर्जिना ने अबू धाबी की शेख जायद ग्रैंड मॉस्क में एक पुरसुकून और बावकार उसका दौरा था, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जहां पे वो एक मैचिंग किस्म का उन्होंने अबाया पहना हुआ था, उसमें नजर आई। उनकी मस्जिद के अंदर से पोस्ट की गई तस्वीर ने ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि एहतराम का पैगाम भी दिया। और ईस्टर के ये वीकेंड चल रहा है, उसके मौके पर उनका ये इकदाम दुनिया भर में तहजीबी हम आंगी की अलामत बन गया है। एग्जैक्टली, इट्स अ सिंबल ऑफ पीस एंड यूनिटी। जॉर्जिना की मस्जिद आमद ने सोशल मीडिया पर एक मुस्बत पॉजिटिव बहस भी छेड़ दी है, जहां कई सारफीन ने उनके सकाफती तनव्वो, मतलब जो उन्होंने पहना हुआ है, अबाया पहना हुआ है, वैसे ही मैचिंग उन्होंने हिजाब लिया हुआ है, और उसको गले लगाने और इस्लामी रवायात को एहतराम के साथ उनको सराहा है। और शेख जायद मस्जिद की रूहानियत और फ़न तामीर आज भी दुनिया भर के लोगों को रवादारी और बकाए बाहमी का सबक देती है। और उनका एक सफ़ेद दिल वाला इमोजी
इस पैगाम को मजीद उजागर करता है। मतलब एक रिस्पेक्टफुल उन्होंने विजिट किया है, जिस वजह से उनकी बहुत इस वक्त तारीफ भी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको बताते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले के साइंसदानों ने एक ऐसा रंग दरियाफ्त किया है, कैन यू इमेजिन कि इतना यूनिक सा वो रंग है हसनैन, जो दुनिया में सिर्फ 5 अफराद ने देखा है। क्या पता आप उनमें आप हैं या नहीं। अभी सबको दिखा रहे हैं। इस अनोखे रंग को ओलो का नाम दिया गया है, जो नीले और सब्ज के बीच में एक इंतहाई शदीद शेड सा है और जो कुदरती तौर पर नजर आने वाले रंगों से कहीं आगे भी है। और ये रंग ऐसा खास लेजर टेक्निक्स के जरिए मुतारिफ करवाया गया है जो इंसानी आंख के मखसूस रेटिना खलियात को मुतहरिक करती है। यानी कि एक मतलब आपने कभी ऐसा रंग नहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे ही ये जिस तरह आपने बताया ना कि एक एक्सट्रीम किस्म का कलर है जो आंख ने इससे पहले नहीं देखा। और सिर्फ एक रंग या कलर ओलो नहीं बल्कि इंसानी बसीरत की नई सरहद है। कुछ माहिरीन इसे मौजूदा रंगों की ज्यादा गहराई करार देते हैं, मगर ये दरियाफ्त हमारे देखने के तस्वुर को ही चैलेंज करती है। ये साइंसी कामयाबी हमें याद दिलाती है कि दुनिया के देखने की दुनिया में अभी बहुत कुछ पोशीदा है जो सिर्फ थोड़ी सी रोशनी से जाहिर हो सकता है। सो इस तरह की दरियाफ्त से यकीनी तौर पे इल्म में भी इजाफा होता है, लेकिन हमारी आंखों के इल्म में भी इजाफा होता है कि उसको भी पता चलता है कि किस तरह के कलर अभी हम और देख सकते हैं। क्योंकि हमने ब्लैक, ब्राउन या फिर ग्रीन, ब्लू इस तरह के रंग देखे हैं ना, डबल शेडेड रंग हमने बहुत कम देखे हैं। यहाँ पर सोशल स्टोरीज का वक्त खत्म हो गया और ब्रेक का वक्त हो गया। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। अब हम पोलियो की बात करेंगे। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसके खिलाफ जंग सिर्फ वैक्सीन की नहीं बल्कि ज़हनों और रवैयों की है। ये वो जंग है जिसमें डॉक्टर, वालिदैन, असातिज़ा, मीडिया और हुकूमती इदारे सब शरीक हैं, लेकिन दुश्मन खामोश है, नज़र नहीं आता, सिर्फ असर दिखाता है। हमारे साथ आज मौजूद होंगे एक ऐसे ही माहिर जो ना सिर्फ पोलियो एजुकेशन के मैदान में सरगर्म हैं बल्कि वो पोलियो के खिलाफ जंग को सड़कों, गलियों और जहनों तक लेकर गए। एग्जैक्टली और यही खास नशिस्त आज हम एक खास मेहमान के साथ करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ज़ियाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम। सर बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डिफरेंट फोरम्स पे आप लोगों ने आवाज़ भी उठाई, फिर आप कैंपेन्स भी करते हैं, अभी भी 7 रोज़ा मुहिम ये जारी है, लेकिन इस मूजी मर्ज को मुकम्मल खात्मे के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो अपनाई जा सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान एक बहुत भरपूर स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही है, जो कि 246 की स्ट्रेटजी है जो लास्ट ईयर शुरू हुई थी और उसका आखिरी मरहला चल रहा है, जिसमें इस साल हमने 3 क्वालिटी कैंपेन्स करनी थी पहले 6 महीने में। फरवरी में एक कैंपेन हुई और अब अप्रैल की कैंपेन शुरू है जो 21 अप्रैल से शुरू हुई, और इसमें पाकिस्तान भर में 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा और 4 लाख से ज़्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स इस कैंपेन में हिस्सा ले रही हैं। और ये चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, AJK और इस्लामाबाद में बैक तो रही है। और अफगानिस्तान के साथ ये पहली कैंपेन है जो कि पहली दफ़ा है जो कि हम मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि इस बात की रियलाइजेशन है कि अगर पोलियो का खात्मा होगा तो दोनों मुल्कों ने मिलकर करना है, वरना ये पोरस बॉर्डर्स वाली कंट्रीज हैं जिसमें लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और वायरस एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हुकूमत अपनी भरपूर स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस और चीफ सेक्रेटरीज नेशनल लेवल तक, डिप्टी कमिश्नर्स भरपूर इस कैंपेन में काम कर रहे हैं। लेकिन जो आम लोगों का एक जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं या मिथ्स हैं, वो हमेशा जो है रुकावट बनती है। हर कैंपेन में हम 99% तक बच्चों को वैक्सीनेट कर लेते हैं, लेकिन जो वो 1% बच्चे रह जाते हैं वो वायरस की सर्कुलेशन का बायस बनते हैं, और इस तरह पाकिस्तान अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं। और हम अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं पूरी दुनिया में। 99% दुनिया क्लीन कर चुकी है, पोलियो ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान ने करना है। और अफ़गानिस्तान ने अभी रिसेंटली बहुत अच्छी कैंपेन्स करना शुरू कर भी दिए हैं, जिसका ये भी चांस है कि अफ़गानिस्तान, क्योंकि उनकी आबादी कम है, तो बहुत जल्दी वो पोलियो को ख़त्म कर सकेगा। और ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने भी ख़त्म करना है जितना जल्दी हो, ताकि पाकिस्तान इस पोलियो के खात्मे में अकेला ना रह जाए।
बिल्कुल ऐसी। अच्छा ज़िया साहब, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि 2026 तक वो मुल्क को पोलियो फ्री कर देंगे। क्या आप समझते हैं कि इतनी ज़्यादा एफर्ट्स हो रही हैं और क्या हुकूमत 2026 तक पाकिस्तान को पोलियो फ्री करने में कामयाब होगी? जी, हुकूमत पाकिस्तान एक बहुत एग्रेसिव स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही है और भरपूर कोशिश है कि इस साल के एंड तक हम पाकिस्तान को पोलियो फ्री करने की तरफ लेके जाना शुरू करें। इस साल अब तक 7 केसेस आ चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले में जहां 74 केसेस थे, अब तक ये काफ़ी हौसला अफजा प्रोग्रेस है। और अगर इस तरीके से हम चलते रहे और केसेस में कमी आती रही तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि 2026 से हम अपना पोलियो फ्री पाकिस्तान का सफ़र शुरू करेंगे। और किसी भी मुल्क के लिए पोलियो फ्री होने के लिए ज़रूरी है कि 2.5 साल तक, यानी 2.5 ईयर्स, उस मुल्क में कोई केस ना आए और कोई पोलियो का कोई केस ना हो तो वो पोलियो सर्टिफाइड हो जाता है। बिल्कुल ज़िया साहब, अब जिस तरह से आपने जिक्र किया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ज़ाहिर है ये एक मूसी मर्ज़ है और इसमें तमाम लोगों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, आप जैसे लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम जैसे लोगों की, सोशल मीडिया की, सिविल सोसाइटी की, वालिदैन की, असातिज़ा की, उलमा कराम की, हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ देखने में आई है कि फिर भी बैकवर्ड एरियाज़ में लोग अभी भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और पोलियो वर्कर्स पर तशद्दुद करते हैं। उनके अगवा के केसेस हमने सुने। तो मजीद इस हवाले से कैंपेन्स तो हो रही हैं, आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे स्टेप्स हों कि लोगों को कन्विंस किया जा सके? जी, इसमें हमारा जो पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम है मुख्तलिफ सतह पर काम कर रहा है और उसमें एक जो ग्रास रूट लेवल पे हमारी स्ट्रेटजी है, हम हर इलाके में लोकल इन्फ्लुएंसर्स की मदद ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मोहल्ला स्ट्रीट में हमें लग रहा है कि वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं और लोगों को कन्विंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोकल इन्फ्लुएंसर्स को एंगेज करते हैं जो जिन पे सबका ट्रस्ट होता है। और लोगों को उन पे ट्रस्ट होने की वजह से जब वो हमारा मैसेज आगे करते हैं तो हमें काफ़ी उसके हौसला अफजा नताइज आ रहे हैं। अब उसमें मसाइल ये हैं कि जैसे मैंने बताया 99% बच्चे वैक्सीनेट हो जाते हैं, 1% रहते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स को कुछ खदशात होते हैं, जो कि रिलीजियस भी हो सकते हैं, जो कि मेडिकल भी हो सकते हैं। और कुछ तो ऐसे लोग भी होते हैं कैंपेन के बाद जब हमें पता चलता है कि कुछ वालिदैन ने इस बेसिस पे इनकार किया वैक्सीनेट करने से बच्चों को कि हमने सुना है कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है। उनको इसके अलावा कुछ नहीं पता होता, इसके अलावा उनकी अवेयरनेस नहीं होती कि आखिर क्यों वैक्सीनेट नहीं करना, बस सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक भरपूर स्ट्रेटजी हर कैंपेन में करते हैं जिसमें हम जो पोलियो सर्वाइवर्स हैं, ऐसे बच्चे जिनको पोलियो हो चुका हो, उनके पेरेंट्स के इंटरव्यूज रिकॉर्ड करके हम चलाते हैं और लोकल कम्युनिटी में उन पेरेंट्स को यूज करते हैं ताकि वो अपनी कहानी खुद बताए कि उन्होंने बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं की, आज उनको ये मसाइल आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा रिलीजियस स्कॉलर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जो कि अपनी मेडिकल उसके ऊपर उन लोगों को कन्विंस करने में हमारी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। ज़िया साहब, क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में आज भी कौन कौन से ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां पे पोलियो की टीम्स के लिए या फिर पोलियो वर्कर्स के लिए मसाइल हैं आज भी? काफ़ी हद तक अब जो रिसेंट दिनों में हमने देखा है, काफ़ी हद तक पाकिस्तान में बेहतरी आई है और अब ये दूसरी तीसरी कैंपेन है जो कि सारे पाकिस्तान में एक साथ हो रही है, बल्कि अब तो हम अफगानिस्तान के साथ भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के वो इलाके जहां इस वक्त पोलियो वायरस सर्कुलेशन में है और जिस पे हुकूमत पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि उन इलाकों को क्लियर किया जा सकता है, उसमें जुनूबी खैबर पख्तूनख्वा है जिसमें DI खान और इसके करीब के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं। इसके अलावा क्वेटा ब्लॉक है जो कि क्वेटा के आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और कराची का सबसे बड़ा शहर जो कि एक मिनी पाकिस्तान है जहां से पोलियो खात्मा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कराची में जब तक पोलियो का वायरस रहेगा तो ये पाकिस्तान भर में सर्कुलेट करता रहेगा। पाकिस्तान के लोग पोलियो कराची ट्रैवल करते रहते हैं, कराची से डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन 3 इलाकों से पोलियो का खात्मा होगा, तब पाकिस्तान पोलियो फ्री होगा। अच्छा सर, थोड़ी सी वैक्सीन से रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं। IPV और OPV में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा ये बताइएगा। और क्योंकि अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि लोग कहते भी हैं, शिकायत भी करते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बावजूद, कतरे पिलाने के बावजूद बच्चे जो है वो पोलियो का शिकार रहते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है और मैं चाहूँगा कि आपकी प्रोग्राम के तवसत से ये मैं क्लियर कर सकूँ
कि जब पाकिस्तान में 1994 में पोलियो कैंपेन स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त सालाना 20,000 पोलियो के केसेस आते थे, यानी 20,000 बच्चे डिसेबिलिटी और पोलियो का शिकार होते थे। जब बार बार की वैक्सीनेशन कैंपेन्स चलना शुरू हुई और उससे इम्यूनिटी बिल्ड हुई, कुव्वत मुदाफ़ियत बच्चों की बेहतर हुई, बाद अब आप देखें इन सालों में, पिछले 5 सालों में तो मुश्किल से 70 प्लस में केसेस गए हैं। इस साल तो 7 हुए और 2021-22 का एक ऐसा टाइम भी था जब पाकिस्तान में 15 महीने तक कोई केस नहीं आया था। मतलब ये कि इम्यूनिटी बिल्ड होने से केसेस में नुमाया तौर पे कमी आ चुकी है। ये बार बार की वैक्सीनेशन की वजह से ही पॉसिबल है। इसलिए पोलियो के मुख्तलिफ जो सोल्यूशंस है उसमें सबसे जो बड़ा सोल्यूशन वो ये है कि हर बच्चे को वैक्सीनेट होना है, लाजमी होता है, वरना वायरस अपनी जगह ढूंढता है और वो अगर उसको जगह नहीं मिल रही और इम्यूनिटी लोगों की बेहतर है तो वो उस वीकर पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां किसी बच्चे ने वैक्सीन ना पी हो तो उसको वो शिकार बनाता है। और ऐसे ही पाकिस्तान में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको बताऊं, लास्ट ईयर जो 74 केसेस आए उसमें बलूचिस्तान का किला अब्दुल्ला में एक यूनियन काउंसिल में 5 केसेस आए, जिसका मतलब है कि इम्यूनिटी लेवल वहां पे डाउन था। इसके अलावा डीआई खान से 11 केसेस आए क्योंकि वहां पे वालिदैन ने भी पोलियो में इनकार किया और कुछ कैंपेन्स नहीं हो सकी, तो उस वजह से वायरस को वो जगह मिली और वहां से केसेस आए। अब ओपीवी जो पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है वो ऑरल पोलियो वैक्सीन है। ये एक सबसे करामत भी है और बड़े लेवल पर हम पिला सकते हैं क्योंकि जो आईपीवी है इंजेक्टेबल वो महंगी भी है और उसका जो है वो पाकिस्तान में अगर वो करेंगे, हुकूमत के पास वो रिसोर्सेज नहीं है इस वक्त के इतने बड़े लेवल पर वो पिला सकते। अच्छा जिया साहब, हमारे पास 30 सेकंड्स है, मैं पूछना चाह रहा हूँ इस हवाले से भी, कराची में भी काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं और कराची में डिफरेंट वायरसेस भी आ रहे हैं, तो क्या वहां की आवाम को तो अवेयर होना चाहिए, वहां के और मसले मसाइल हैं इस वजह से भी आ रहे हैं? जी, कराची में लास्ट ईयर केसेस आए थे और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई केस नहीं आया, लेकिन जो हमारी एनवायरमेंटल साइट्स हैं जहां से हम पोलियो जो नमूने हैं वो चेक करते हैं, वो ये बता रहे हैं कि कराची शहर के जो सीवरेज लाइंस हैं उसमें अभी भी पोलियो का वायरस पाया जा रहा है। बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन जो है हर कैंपेन में पोलियो वैक्सीनेशन कराएं अपने बच्चों की और मिस ना कराएं ताकि उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहे और बच्चों में पोलियो के केसेस ना आ सके। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, प्लेजर टॉकिंग विद यू। ज़ियाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, तजुकिस्तान पोलियो प्रोग्राम, ख़वातीन हज़रात पोलियो के हवाले से आपको भी हमारे इस सेगमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है 2026 तक पोलियो फ्री हो जाएगा। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अब गज़ल के फेवरेट सेगमेंट सियासत के ऊपर बात करेंगे और मैं दावत देता हूँ गज़ल को, आप ही स्टार्ट करें। बिल्कुल जी, इस वक्त बात हो रही है, आप सब जानते हैं, केनाज इशू पर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है और वही तमाम नज़रें जो है मीडिया की बनी हुई हैं, मतलब सबकी नज़रें मीडिया के ऊपर हैं कि कौन सी हेडलाइन आ रही है, किस रिलेटेड आ रही है, और हर जगह नहरों के मसाइल, हुकूमत को अलविदा कहने की धमकियाँ और बिलावल भुट्टो की स्पेशली जो स्पीच है उसके बाद ये मामला भी ज़्यादा टीवी स्क्रीन की जीनत बन गया है। और आज सिंध हुकूमत की तर्जुमान अकरबा फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फातिमा, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल करेंगे कि इस वक्त पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा शोर कर रही है केनाज वाले मामले पर, लेकिन अगर हम मीटिंग के मिनट्स देखें तो वो आप लोगों के हक में जाते हैं, दस्तखत मौजूद हैं, तो फिर क्या ये दोहरा मयार नहीं है या फिर किस हद तक सदाकत है इसमें? देखिए, ऐसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। मैं आपको बताती चलूं कि ऐसा कोई भी पेपर मौजूद नहीं है कि जिसमें सदर पाकिस्तान की साइन है और उसमें ये लिखा हुआ है कि हमने इस मंसूबे की अप्रूवल दी है पीपल्स पार्टी ने या प्रेसिडेंट जरदारी ने। इसमें दो बातें, एक तो ये बात है कि सदर जरदारी के पास ऐसा कोई इख्तियार है ही नहीं, कानूनी राइट है ही नहीं किस प्रेसिडेंट के पास कि वो किसी भी केनाल की, इतने बड़े मंसूबे की, वफाक के प्रोजेक्ट की इजाजत दे। दूसरी बात कि कल अगर आपने देखा हो तो राना सनाउल्लाह साहब जो सीनियर मिनिस्टर हैं इस वक्त PMLN के वफाक गवर्नमेंट के, उन्होंने अपने एक बयान में इस बात को क्लियर कर दिया कि सदर जरदारी ने तो सिग्नेचर किया ही नहीं है।
और वो जो बात ये जो मामला बिगड़ रहे हैं या ये सदर जरदारी पर जो झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उन्होंने वो सिग्नेचर किया ही नहीं है। उन्होंने वो एक जैसे एक मिनट्स जाते हैं कि आज इस टॉपिक पर मीटिंग होगी, वो मिनट्स गए थे और फिर उन्होंने कह दिया कि आप ये सूबों के ऊपर डाल दें, वो सूबे खुद इन चीजों को डिसाइड करेंगे। सदर जरदारी, ये आज की बात नहीं है। प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी हमेशा से पाकिस्तान की आवाम के लिए लड़ती आई है और स्पेशली सिंध के लिए। ये देखिए, पानी का खास तौर पे जो मामला है, ये कोई आज या कल का मामला तो नहीं है। पीपल्स पार्टी, प्रेसिडेंट जरदारी हमेशा से सिंध के आवाम के पानी के लिए लड़ते आए हैं, और चाहे वो काला बाग डैम की शक्ल में हो या 2019 में जो पीटीआई की तरफ से 2 केनालों को अप्रूव करवाने की कोशिश की गई थी, उसके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन हो, चाहे वो नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली या सीसीआई में ले जाने का केस हो, इन सबको पीपल्स पार्टी ने टेक्निकली फाइट किया है। बिल्कुल ऐसी अकरबा। अच्छा, कल शाम को हमारे पास मौजूद थे, रात को हनीफा हमारे एक शो में सवाल से आगे में, तो उनसे भी यही सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सिर्फ शोर मचा रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही है और ये वोटों की सियासत कर रहे हैं और कभी भी हुकूमत से अलग नहीं होंगे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात मैं आपको हमेशा बताती चलूं कि पीपल्स पार्टी के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी के लिए सबसे पहले जमहूरियत है। हम कोई भी ऐसी अपनी अना पर आकर या अपनी जिद पर आकर गलती नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर पहले ही मईशी इतनी मुश्किलात आई हुई। पाकिस्तान अभी अपने पुराने मामलात से सही हुआ ही नहीं है, जो पीटीआई हुकूमत के दौर में पाकिस्तान के साथ जुल्म हुए, कि हम दोबारा से हुकूमत से अलहदा होकर पाकिस्तान को एक ऐसी सूरत हाल में डाल दें कि री इलेक्शंस की तरफ जाना पड़े। तो जाहिर है पीपल्स पार्टी डायलॉग पर यकीन रखती है। हम पॉलिटिकल डायलॉग चाहेंगे कि जो हमारी पीएमएलएन की तरफ से हो, या हम चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट से हम बैठकर इस मंसूबे पर डायलॉग करके इस मसले को हल लें। लेकिन इस मसले का हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये अपना मंसूबा वापस लें, क्योंकि किसी सूरत में भी देखें, हमने पीपल्स पार्टी ने 2 टोक जवाब दे चुके हैं। हम हर वेरी लाउड एंड क्लियर पीपल्स पार्टी ने हर प्लेटफॉर्म में ये बता दिया है, चाहे वो जॉइंट सेशन हो, उसमें प्रेसिडेंट साहब ने बताया, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली हो, चाहे वो सीसीआई हो, हर जगह पीपल्स पार्टी इस केस को बिल्कुल लाउड एंड क्लियर फाइट कर चुकी है, फाइट कर अच्छा, रही है। लेकिन फातिमा थोड़ा सा ये बताइएगा कि साहब रात को ये भी कह रहे थे, ठीक है आपने दुरुस्त बातें की और हनीफ उसने बिलावल भुट्टो साहब ने भी सही बातें की थी कि फॉर्म 47 की हुकूमत हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब ने रात को ये भी कहा कि आप कभी भी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, आपके पास आईनी ओहदे हैं, 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, फिर उसके बाद सदर आपके हैं, एक पावर है आपके पास, तो सिर्फ बिलावल भुट्टो की हम फिर ये बातें ही समझे? जब भी हमेशा से आप पीपल्स पार्टी की तारीख उठाकर देखें, जब भी इक्तदार और अवाम के बीच में कोई फैसला करना पड़ा है पीपल्स पार्टी को, तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा से अवाम को चुना है। तो यकीनन मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात को क्लियर कर दिया कि अगर अवाम दुश्मन मंसूबा लाया जाएगा, सिंध की अवाम के हक पर डाका डाला जाएगा, सिंध को उसके हक से महरूम करने की साजिश की जाएगी, तो पीपल्स पार्टी के लिए इक्तदार या कोई हुकूमत मायने नहीं रखती। अगर हमारे लिए कोई चीज मायने रखती है तो वो अवाम है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की बुनियादी ताकत अवाम है। और बिल्कुल इस बात में है कि चेयरमैन साहब ने कह दिया, सीएम साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात को क्लियर कर दिया कि हम हुकूमत से अलहदा होने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे अगर जो है सिंध, इन्होंने अपने इस मंसूबे को वापस नहीं लिया या सिंध के साथ नाजायजी और जुल्म हुआ। तो ये बिल्कुल क्लियर है पीपल्स पार्टी। ठीक हो गया। अच्छा अकरबा, मुझे ये भी बताइएगा कि बहुत सारे लोग ये एतराज भी कर रहे हैं, लोग ठीक है पानी के मसले के ऊपर बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपने पानी के हवाले से किया क्या? डैम्स कितने बनाए हैं, क्योंकि पानी जाया हो रहा है, फैसिलिटीज कितनी दी हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, अगर आपने इरसा का सर्टिफिकेट इस वक्त पढ़ा हो तो वो हर साल एक सर्टिफिकेट रिलीज करते हैं, और उन्होंने इस साल जो सर्टिफिकेट रिलीज किया है उसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पे बताई है कि पाकिस्तान में पानी की बहुत बड़ी किल्लत होने वाली है और हो रही है, और पाकिस्तान में इस वक्त पानी की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, और स्पेशली इन सिंध सिंध में पानी की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो रही है और मौजूद है।
तो इस बात को समझने की जरूरत है। देखिए, सिंध का जो अपना एक हिस्सा है पानी का, जो उसका राइट बनता है, वो तो सिंध को कभी मिला ही नहीं, क्योंकि ग्लेशियर से जब पानी उतरता है तिब्बत से होते हुए तमाम सूबों में हर जगह बढ़ते हुए जब वो सिंध के पास आता है, बचता है, तो वो नीचे जाकर फिर एंड में कराची को मिलता है। देखिए, कराची, स्पेशली कराची वो एक शहर है जो अगर ये मंसूबा आता है या ये मंसूबा बनता है तो सबसे ज्यादा जो तकलीफ में आएगा वो कराची शहर है, क्योंकि कराची लास्ट में है जिसको पानी की डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, और कराची वो शहर है जो फेडरल हुकूमत को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो एक ऐसा शहर जो फेडरल को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। उसको अकरबा, आप- मुझे ये बताएं कि अभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सिंध सबसे ज्यादा इफेक्ट, सिंध तास मुआहदे के हवाले से भी आपको पता है कि भारत जो कुछ प्रोपेगेंडा कर रहा है वो एक अलग बहस है, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर ये मामला अब नेगोशिएशंस के जरिए हल नहीं होता, मुज़ाकरात के जरिए हल नहीं होता, तो फिर पीपल्स पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल होगा? आप हुकूमत को छोड़ देंगे? कि हमें पूरी उम्मीद है और हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को पीएमएलएन भी अकल के नाखून ले रही है। उनको अंदाजा हो गया है कि अगर हम उनके पास से हट गए तो वो ये हुकूमत नहीं चला सकेंगे। उनके पास मुझे लगता है पर्सनली कि उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा है, तो वो डेफिनेटली जितना पीपल्स पार्टी ने हर अच्छा अकबर, ठीक है, आप fight केनाल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी किसानों की भी पार्टी थी, लेकिन किसानों के हवाले से आप कोई बात नहीं कर रहे। किसान बड़ी मुश्किलात में हैं। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई अपना लाएमल तैयार कर रही है? जो इस वक्त गंदम का इशू है वो ऑल ओवर द कंट्री चल रहा है, वो पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। जिस तरह का आईएमएफ ने इनको डिक्टेशन दिया पीएमएलएन की गवर्नमेंट को, और उन्होंने उस डिक्टेशन को एक्सेप्ट किया, शहबाज शरीफ ने आईएमएफ के साथ साइन किया, तो वो उन्होंने सिर्फ फेडरल के ऊपर नहीं किया, उसके जो असरात हैं वो पूरे मुल्क में हर सूबे में उसके असरात आते हैं। आईएमएफ ने जिस तरह की उन पे शराइत रखी थी, उन तमाम शराइत को पीएमएलएन ने एक्सेप्ट किया कर्जे के लिए। अब उसके जो असरात हैं वो जाहिर तमाम दीगर सूबों में आ रहे हैं, लेकिन हमेशा से जैसे कि हम अवाम दोस्त बजट लेकर आते हैं, और इस बार भी इंशाल्लाह ताला बजट की प्रिपरेशन चल रही है, और आप देखेंगे कि इस मामले को जल्द अज जल्द फौरी तौर पर हल किया जाएगा। लेकिन पंजाब में अगर आपने देखा हो, आज किसानों के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी वहां पर एहतजाज अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू रिकॉर्ड करवाया है कि जितनी बातें इनके फेडरल हुकूमत के मिनिस्टर्स डेली टीवी पर आकर कर रहे होते हैं कि हमने ये कर दिया, हम वो कर रहे हैं, हम अवामी खिदमत कर रहे हैं, हमने पंजाब को नया पंजाब बना दिया है, तो वो तमाम चीजें वाज़ेह हो गई है कि जिस सूबे के, जिस मुल्क के गरीब सुकून में ना हो, या जिस सूबे के गरीब जो हैं उनके लिए कोई इस तरह की पैकेजेस ना आए जिसमें उनकी मदद हो सके, तो फिर तो ये बात यही हो गई कि आप सरमाएदारों को, आप जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनको खुश करने के लिए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने ठीक हो गया अकरबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तर्जुमा गवर्नमेंट अकरबा फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, जो कि केनाल इशू के ऊपर गुफ्तगू कर रही थी। खवातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन हज़रात। अब पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे, जिसके सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं, और कल मुल्तान में मुल्तान को शिकस्त दी है दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद ने, और यूं इस्लामाबाद अभी तक इस इवेंट में नाकाबिले शिकस्त है, और इस्लामाबाद का डाटा सर चढ़ के बोल रहा है। कभी इस्लामाबाद एक तब्दीली करता है, कभी 2 तब्दीलियां, कभी 3 तब्दीलियां, और इस्लामाबाद एक वाइड टीम है जो सुपरस्टार्स के ऊपर नहीं चलती बल्कि अपने डाटा के ऊपर चलती है। अगर उनको सुपरस्टार भी बैठाना पड़ता है तो वो बैठा देते हैं, और इसी वजह से वो अभी तक कामयाब है। और दुनिया की जो डिफरेंट लीग्स हैं गजल, उनमें भी यही काम चलता है कि आपको प्लेयर बाय प्लेयर कॉम्बिनेशन के साथ अपनी टीम का इंतखाब करना होता है, और अल्टीमेटली कामयाबी आपके कदम चूमती है। और मुल्तान सुल्तान इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद भी क्यों हार रही है, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज हम जानेंगे। जी हाँ, और जवाबात जानने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद अवैस शाह साहब। आप स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो जिस तरह सैन ने कहा, नाकामी की वजह क्या है? बेहतरीन टीम है, अच्छे बल्लेबाज भी हैं, फिर भी एक ही जीत लेकर अपने पलड़े को भारी किया हुआ है बस। देखिए, हसनैन भाई तो बेहतर मामलात को जानते हैं जैसे कि चल रहे हैं डगआउट के अंदर, लेकिन थोड़ा सा अगर मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो आपको याद हो पिछले टूर्नामेंट के अंदर, खास करके इस पीएसएल नहीं, जो पिछला टूर्नामेंट था
मुल्तान से स्टार्ट होता है। मुल्तान में बड़े अच्छा उनका एक जलब स्क्वाड होता है, आपको पता है अनबीटेबल होते हैं, लेकिन वो जो स्क्वाड था जिसकी हम बात करते हैं, जो मुल्तान सुल्तान को जिन्होंने सेमीफाइनल्स तक पहुंचाया, क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचाया, वो आपने खुद ही ब्रेक किया था। आपको याद है शाहनवाज धानी की बात करूं, अब्बास अफरीदी की बात करूं, टिम डेविड भी होते थे, डेविड मिलर भी होते थे। इस दफा कुछ प्लेयर्स मौजूद नहीं है। डगआउट की अगर मैं बात करता हूँ इस मुल्तान सुल्तान चैप्टर की, तो वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स है। मैं बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ अब्दुर्रहमान भाई के बारे में, कि बैठे हुए हैं जिनको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का पता है, प्लेयर्स की पावर का पता है कि कौन सा प्लेयर किस तरीके से परफॉर्म करता है, किस पोजीशन में। मैं लोकल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। फिर भी मसला ये होता है जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर हो, आप जाते हो स्टारडम प्लेयर के लिए। क्या स्टारडम प्लेयर है, एक्सपोजर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, पीआरबी लेके साथ आता है, तो हमने उसी के साथ कैरी करना है और आपको वो खमियाजा भुगतना पड़ा। ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर हम बात करें तो आप शाह होप के साथ बहुत अरसे से चल रहे थे, आपको पता लगा कि आप परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर आप यासिर खान को लेके आए बहुत जल्दी। शायद आप लोगों ने मैं कहता हूँ ये फैसला किया जब ऑलमोस्ट आप टूर्नामेंट से इस वक्त बाहर हो चुके हुए हैं। एक लड़का जिसने डोमेस्टिक में आपके लिए परफॉर्म करके दिया, एशिया कप अपना एशिया कप अंडर 23 के अंदर टॉप परफॉर्मर रहा, उसको आप लेके आते हो, वो परफॉर्म करके आपको देता है। लेकिन इस पूरे माइंडसेट की अगर बात करूं, चाहे वो डगआउट है, रिजवान कहीं पर आपको नजर नहीं आते। वो आप कैप्टनसी मटेरियल की बात करें, वो प्रेशर उनके ऊपर नजर आपको आ रहा है। उनकी बैटिंग अप्रोच की बात करें, कल भी आप देखें तो शायद एक चीज जो मुझे लग रही थी, वो कोशिश ये कर रहे थे कि ज्यादा स्ट्राइक रेट यासिर खान से एक्सपेक्टेशन थी, या ज्यादा उनकी स्ट्राइक रेट में मिडिल ऑर्डर के अंदर जो बैट्समैन आ रहा था उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, ये परफॉर्म करके मुझे देगा, मेरा काम है जी मैं स्ट्राइक जो इनको दूं। एज अ टीम यूनिट आपको करना पड़ता है। जो सबसे बड़ा इस वक्त फ्लॉ पाकिस्तान जो मुल्तान सुल्तान के अंदर है, वो माइंड स्ट्रैटेजी कप्तानी की। चाहे डगआउट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको सब बैठ के समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इस वक्त आप वर्ज पे हो बाहर होने के। आपने जो भी मैच जीतना है अच्छे रन रेट से जीतना है। फिर ऊपर से अगर आप टीम ऑनर्स की बात करें, खास करके अली तरीन साहब की, तो मुझे समझ में नहीं आती कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस एज सच कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं है। फिर भी जो बयानबाजी आप कर रहे हैं, तो शायद उसको छोड़ के अगर आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे चले जाएं तो शायद वो बेहतर अपना आप उसके ऊपर एनालाइज कर सकते हो कि आखिर हमारे साथ गलती कहां पर हो रही है। बिल्कुल। अच्छा वैसा अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात कीजिए, दुनिया की किसी भी लीग की बात कीजिए, वहां पे कंपटीशन का लेवल उस हद तक नहीं होता। मतलब अगर आपका 160 का स्ट्राइक रेट होगा तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो स्ट्राइक रेट गिर के 130-135 का हो जाता है। लेकिन मोहम्मद रिजवान की अगर बात की जाए तो उनका जो कल का स्ट्राइक रेट था वो 97 का था। उन्होंने 36 रन बनाए 37 गेंदों पे। अगर एक शख्स पीएसएल में भी स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है तो क्या वो जस्टिफाई कर पाएंगे कल 2026 के वर्ल्ड कप में कि उनकी पाकिस्तान टीम में जगह बने? अवैध साहब आपको आवाज आ रही है? तो ये अवैध साहब से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने सवाल किया था उनसे मोहम्मद रिजवान के हवाले से। मुझे बताएं हसनैन, जैसे अभी आपने उनसे सवाल भी किया है, वो उनसे जवाब तो हम लेंगे, लेकिन उनकी रिजवान की कप्तानी पर सवाल है या फिर बल्लेबाजी पर? नहीं, देखिए रिजवान की कैप्टनसी के ऊपर तो आप एज ए टीम सवाल करेंगे कि उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, उनके जो फैसले हैं वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमने पीएसएल को देखना ही है कि पीएसएल इनके लिए एक लॉन्चिंग पैड होता है कि किसी तरह से यहाँ पे परफॉर्म करें और उसके बाद टी20 टीम के मेंबर बने। लेकिन अगर रिजवान की बल्लेबाजी की बात की जाए तो 37 गेंदों पे उन्होंने 36 रन बनाए। अच्छा। मतलब कि ऑलमोस्ट वो 6 ओवर्स खेल गए और 6 ओवर्स में उन्होंने 36 रन बनाए और वो 97 के स्ट्राइक रेट से बनाए। डेट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसी तरह से अगर दूसरे एंड पे देखा जाए तो 2026 में हम कह रहे थे कि बाबर आजम बहुत ही शायद उस लाइन पे हैं कि वो 2026 के क्रिकेट जो टी20 वर्ल्ड कप है उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंसेज इस बात को बिल्कुल सहारा नहीं दे रही है कि किसी तरह से आप बाबर आजम को टीम में ला सकते हैं। सो ये तमाम तर चीजें हैं। रिजवान के स्ट्राइक रेट की बात होती है, बाबर के स्ट्राइक रेट की बात होती है, लेकिन साथ ही जिस यासिर खान की वो बात कर रहे थे, यासिर खान एक ऐसा प्रोडक्ट पाकिस्तान सुपर लीग में पिछले साल भी वो थे, उसके बाद वो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करते थे। लेकिन आपने क्या किया, आप देखिए ना, थिंकिंग देखिए मोहम्मद रिजवान की, कि यासिर खान को आपने बैठा दिया बाहर और एक टेस्टेड प्लेयर शाह होप जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से है, उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए भी अब क्रिकेट नहीं खेलनी, वो आपकी लीग में क्या एडिशन करेंगे कि आपने पहले 3 से 4 मैच जाया किए शाह होप के ऊपर, उसके बाद जब वो नहीं चले तो आपको याद आई यासिर खान की। अब यासिर खान ने पहले ही मैच में 87 रन बनाए, दूसरे मैच में उन्होंने 17 गेंदों पे 29 रन बनाए। सो ये तमाम तर चीजें। अच्छा अवैस हमारे साथ मौजूद है। अवैस, मैंने सवाल आपको थ्रो किया था मोहम्मद रिजवान के हवाले से, जो कि 2026 को शायद वो भी देख रहे हैं कि वो टीम में आए, लेकिन अभी कंपेटिटिव लेवल की अगर बात की जाए तो लीग का कंपेटिटिव लेवल इतना ज्यादा होता नहीं है। यहां पे भी उनका 97 का स्ट्राइक रेट है। क्या समझते हैं मोहम्मद रिजवान, क्या पाकिस्तान टीम के टी20 स्लॉट में उनकी जगह डिजर्व करते हैं वो? देखिए हसनैन भी, मुझे पता है बहुत से लोग इस चीज के ऊपर बहस भी करते हैं और शायद पसंद भी ना करें जब कमेंट आप करते हैं कि रिजवान की बात कर लूं, बाबर की बात कर लूं कि यार क्या वो डिजर्व करेंगे टी20? नहीं करते। देखें, आप आगे अगर फ्यूचर की बात करें, टी20 की बात करें,
आप पूरी दुनिया क्रिकेट की, जैसे आप खुद बात करें, लीग क्रिकेट के अंदर एक डिफरेंट किस्म का प्रेशर है, जब इंटरनेशनल आप जाते हैं डिफरेंट किस्म का प्रेशर है। लेकिन T20 क्रिकेट अब होगी है मॉडर्न, 160 180 स्ट्राइक रेट तो कुछ भी नहीं है। लड़के तो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। साहिबजादा फरहान आपके सामने वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। आप इसी स्ट्राइक रेट के साथ आप पाकिस्तान नहीं खेल सकते T20 में। हमारा सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है ना कि चाहे रिजवान की आप बात करें, चाहे बाबर की, फैन फॉलोइंग अपनी जगह। मैं खुद कहता हूँ यार ठीक है, अच्छे प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन जिस वक्त रिजवान को कप्तान बनाया जा रहा था पाकिस्तान नेशनल टीम का, उस वक्त भी मेरी ये बात थी कि मुल्तान सुल्तान की कप्तानी और केपी की कप्तानी करना और पाकिस्तान की कप्तानी करना में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। आपने पाकिस्तान के प्रेशर को भी लेना, आपने मीडिया प्रेशर है, फैन प्रेशर है, बहुत से प्रेशर को डील करके आपने कप्तानी करनी है। आसान नहीं होगा, वो आपकी परफॉर्मेंस पे भी जो है वो कहीं ना कहीं असर डालेगा। आपको नजर आता है, रिजवान की बात करें, रिजवान जिस तरीके से बाबर आजम रिजवान एक फ्लो के अंदर पहले खेल रहे थे T20 में, वो डिफरेंट चीज थी, वो 2-3 साल पहले की है। अब की अगर आप बात करें तो T20 फॉर्मेट में कप्तान है चाहे मैनेजमेंट बाहर बैठी है, वो एक बात करती है कि यार अगर तुमने 25 गेंदों में जाके 47, 48, 52 भी कर दिए, दैट मीन्स कि तुमने दूसरी टीम को 10 पहुंचा दी, काफी था, तुम्हारा एक जॉब रोल था, तुम करके आ चुके हुए हो। आप उस तरफ आप जा रही है क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता। रिजवान की बात करें, बाबर की बात करें, ये मैनेजमेंट को खुद बैठ के फैसला करना पड़ेगा कि आप वनडे या टेस्ट क्रिकेट के लिए आप लोग नजर आ रहे हैं। T20 आगे जाके वो मॉडर्न डे क्रिकेट बन रही है, हमें आपकी जगह नहीं नजर आती। लेकिन मसला वही है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, आपको पता है कि इतनी ज्यादा वो आप कर लें कि डर एक होता है प्लेयर को, सीनियर प्लेयर को, कि वो खुद ही स्टेप डाउन हो जाए कि यार ठीक है मैं T20 नहीं खेलना चाहता, वनडे खेलना चाहता हूँ। वो डरता है इसी चीज से कि मैंने कहीं कह दिया तो क्रिकेट बोर्ड आंखें कहेगा जी तुम आंखें दिखा रहे हो, इतने बड़े तुम प्लेयर बन चुके हो कि हमें आंखें दिखा रहे हो। तो इन चीजों पे मैं कहता हूँ क्रिकेट बोर्ड को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा मामला को। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सैयद अवैस शाह हमारे साथ मौजूद थे और तबसरा कर रहे थे कि होना चाहिए बाबर रिजवान की जो परफॉर्मेंस है एज अ कप्तान, तो फिर पाकिस्तानी टीम की उनको कप्तानी देना तो फिर एक किस्म का मुझे लगता है ज्यादती ही होगी। कप्तानी क्या, उनको मेंबर मेरा ख्याल है T20 का बनाना ज्यादती होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करने वाले हैं, ये स्टिकर्स आप हमारे ऊपर देख रहे होंगे जो हमने लगाए हुए अवेयरनेस मैन के हवाले से। इस्लामाबाद की हम बात करेंगे, वो शहर जो पहाड़ों की गोद में बसा, सब्ज मनाजिर और पुरसुकून फ़ज़ाओं का आईना, मगर इस साल मारगला हिल्स की पहचान बदल रही है। जंगल की आग जो कभी फितरत की बेरहम कुव्वत थी, अब इंसानी लापरवाही का नतीजा बन चुकी है। और पिकनिक, बारबेक्यू या फिर सिर्फ एक शाम की तफरी, और उसमें आप देखें कि किस तरह से आग लग जाती है, लोग जाते हैं तफरी के लिए, सैर के लिए। इसके साथ साथ मासूम परिंदों और खालिस हवा को राख में बदल देती है आग ये। और ये सिर्फ पहाड़ों का मसला नहीं है, ये हमारे शहरों के मुस्तकबिल, हमारी सांसों, हमारी नस्लों का सवाल है। और उन्हीं छोटे छोटे सवालात पर आज हम गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और हमारे साथ कौन मौजूद है स्नैन? जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर शेरवानी साहब, जिनको आप अवेयरनेस मैन के जानते हैं। मंसूर भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वैसे तो मारगला हिल्स के हवाले से हम गाए बगाए आपसे 1-2 महीने में आपसे मुलाकात होती है, लेकिन ये आग वाला जो मसला है, जो जंगल में आग लगती है, वो सिर्फ दरख्तों का नुकसान नहीं होता, वो जानवरों को नुकसान होता है, वो और बहुत सारी नबातात कुदरत की ऐसी है जिनका नुकसान होता है। लेकिन अभी आप देखिए, इनिशियली अभी हम गर्मियों के सीजन में नहीं गए, लेकिन 2-3 वाकयात हो चुके हैं। हाँ। ये वाकयात बढ़ क्यों रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आई लव यू ABN न्यूज़। आप हमें बुलाते हैं, मुझे बुलाते हैं और हमारे अवेयरनेस को आगे फैलाने का मौका देते हैं। देखें, ये अक्सर इंसानी लापरवाही की वजह से इसमें आग लग जाती है। देखें, जहाँ पे लोग ये करते हैं कि कुछ व्यू पॉइंट है, उसके अलावा बीच में से भी गुजरते हुए लोग यहाँ पे स्मोकिंग करते हैं। हम लोग स्मोकिंग को मना करते हैं। देखिए, सिगरेट की मैं आपको एक बात बताऊँ, सिगरेट लोग अक्सर ये करते हैं, चलती हुई गाड़ी से फेंक देते हैं और वो जल रहा होता है, बुझता नहीं है। फिर अगर आप ट्रेल पे से गुजर रहे हैं या रोड पे से गुजर रहे हैं तो लोग सिगरेट को यूं फेंकते हैं, पैर से एक दफा यूं करके और आगे चले जाते हैं। उसको देखते नहीं है कि वो पूरी तरह बुझी है या नहीं बुझी, वो अंदर से सुलग रही होती है। तो फिर जब हवा आती है, उड़ के किसी भी तरह वो जंगल की तरफ चली जाती है जहाँ पे लकड़ी और पत्ते खुश्क होते हैं, और वो एकदम उससे आग पकड़ लेती है। कई दफा ऐसा देखा गया है। फिर देखें, यहाँ पे प्लास्टिक है, लोग प्लास्टिक है, खाने पीने की चीज़ है, वो फेंक देते हैं। व्यू पॉइंट पे जाते हैं, भरे हुए खाने के डब्बे फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं। देखिए, जो प्लास्टिक है ना, ये तो समझिए कि एटम बम है आग के लिए। अगर हल्की सी चिंगारी भी है, उसके ऊपर प्लास्टिक गिर गया है, बोतल गिर गई है, कोई
डब्बा गिर गया खाने पीने का, तो वो तो एकदम उस आग को फैला देता है और उसके आग के फैलने की वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है। देखें, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इंसानी लापरवाही ये ना करें। जो जानवर हैं उन्हें भी अपने बच्चों से प्यार होता है, खाली हम इंसान ही नहीं कि अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनके लिए कमाते हैं, सारी जिंदगी सर्व करते हैं। ये मैं आपसे पूछने वाली थी मंसूर साहब कि इससे वाइल्ड लाइफ को कितना नुकसान होता है, और जो इस हवाले से जो आपने अवेयरनेस की है वो क्या है? देखिए, वाइल्ड लाइफ को ये नुकसान होता है जब आग एक दफा लग गई, उससे दरख्त तो तबाह कर दी, उनकी जगह भी तबाह कर दी, फिर जैसे कलेज मुर्गा है वो जमीन पे अंडे देता है, उसके अंडे तबाह हो जाते हैं। कभी आप आग लगे, खुदा ना खास्ता आप जाके देखें जानवर कैसे चीख रहे होते हैं, कैसे रो रहे होते हैं वहाँ पे, आप उसको फील, जब वहाँ जाएंगी तब उनका दुख दर्द तब फील होगा। देखिए, उनके यानी कि जगह खत्म हो जाती है। फिर देखें, इंसान अपने घर में तो किसी को आने नहीं देता, अगर जानवर इस्लामाबाद में आए लोग तंग आ जाएंगे, और वो कहाँ जाए बेचारे जानवर, वो उनका घर है, उन्होंने वहाँ रहना है, दरख्त जल जाएंगे, कहाँ खाएंगे। फिर जो राख होती है वो ज़मीन में शामिल होकर ज़मीन को जहरीला कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रीजनरेशन एक प्रोसेस है, नए पौधों का उगना वो रुक जाता है, हरियाली ख़त्म हो जाती है। फिर जब बारिश होती है तो राख की वजह से वो पानी नीचे भी जाता है, फिर नदी नालों चश्मों में जाता है। देखिए, बहुत बड़ा एक सिस्टम है, जब नदी नालों में जाएगा वहाँ पे कछुए होते हैं, मेंढक होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, आबी हयात को भी नुकसान होता है, और ये करते करते इंसानों के अंदर भी वो जरासीम आ जाते हैं। तो ये बहुत इंतहाई यानी कि गलत हरकत है। मैं तो बाज़ दफ़ा ये कहता हूँ कि पता नहीं इंसान को मैं कैसे समझाऊँ, मेरा पास चले ना, मैं जंगलों में इंसान का जाना बंद कर दूँ। क्यों? इंसान उसको सिर्फ तबाह करने जाता है, गंदा करने। अच्छा मंसूर भाई, जो आपने सिगरेट वाली बात की थी, ठीक है, सिगरेट से अगर आग लगेगी तो एक महदूद पैमाने पे लगेगी, लेकिन पिछली दफा वाली जो मार्गला वाली आग है उसको हमने देखा कि हेलीज गए उस आग को बुझाने के लिए। सो वो तो मुझे लगता है कि डेलिबरेटली लगाई जाती है, शायद घास जलाने के लिए एक छोटे पैमाने पे लगाई जाती है, वो बहुत बढ़ जाती है। सो डेलिबरेटली भी कोई आपने मुशाहिदा किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जंगल जलाते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा मुशाहिदा देखने में आया। मैं पिछले साल एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तो वहाँ पे ये जो CDA चेयरमैन है, पुलिस चीफ भी हैं, वो आए हुए थे। उन्होंने वो कहा था कि पिछले साल उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा है जो आग वहाँ पे लगा रहे थे, और वो पुलिस की कस्टडी में है। तो देखिए, ऐसा भी आता है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें बातें हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो जंगली हयात का होता है। अब आप जाके मार्गला में देखें, जहाँ पे पिछले साल आग लगी थी, इतने खूबसूरत, इतने प्यारे चीड़ के दरख्त हैं। आप 3 पे ऊपर जाए ना तो आपको पैच अलग से नजर आ जाएगा। यकीन करें, वहाँ पे तो रोना आ जाता है इंसान को कि ये इंसान क्या कर रहा है। पूरी दुनिया बचा रही है, अरबों डॉलर्स लगा रहे हैं पूरी दुनिया के, अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, दरख्त लगाएं, अपनी वाइल्ड लाइफ को बचाएं, सेव करें। और ये हम लोग हैं कि खुद ही तबाह करने पे तुले हुए हैं, और खुद ही अपना एनवायरनमेंट, अपने नेशनल पार्क, ईच एंड एवरीथिंग इसको खराब करने में तुले हुए। अब मैं हमारा क़यामत पे ज्यादा यकीन है ना, हम कहते हैं जल्दी जल्दी आ जाए। हाँ बिल्कुल। अच्छा मंसूर साहब, ये बताएं कि कौन सा मैसेज है जो लोगों को जल्दी अवेयरनेस दे सकता है, और आप जिस स्टोरी का जिक्र कर रहे थे वो भी बताइएगा। जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ। देखिए, हमने एक स्टोरी बनाई है लोगों को समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, कि देखिए मार्गला में एक चीते का बच्चा रहता था जिसका नाम था सुल्तान। ठीक है, सुल्तान की एक दोस्त थी हिरन, उसका नाम रानी था, और मियाँ मिट्ठू तोता उनका दोस्त था। तो तीनों को तितलियों के पीछे भागना और मार्गला में छुपन छुपाई खेलना बहुत पसंद था। तो एक सुबह वो तितलियों के पीछे भाग रहे थे, तो मियाँ मिट्ठू ने कहा, अरे वो देखो उधर काला धुआं उठ रहा है। तो सुल्तान ने जब उधर देखा तो वो एकदम डर गया, उसने देखा कि काला धुआं उठ रहा है। उसने कहा, अरे ये तो जंगल की आग है, ये हमारे यानी कि जंगल को, हमारे मस्कन को तबाह कर देगी, आओ नदी की तरफ जाते हैं। तो तीनों तेजी से भागे नदी की तरफ, और रास्ते में आने वाले सारे जानवरों को बताया कि भी आप जल्दी से चलें, हमें नदी के किनारे जाना है, महफूज जगह पे जाना है। तो गहरे बादल छा गए, सांस लेने में मुश्किलात हो गई, गर्मी बढ़ गई, कुछ जानवर उसमें जल भी गए, अंडे ज़ाया हो गए बच्चों के, तो उसके जानवरों के। उसके बाद जब वहाँ पहुँचे हैं वो सुल्तान कहता, अरे वो जो बूढ़ा कछुआ है वो तो उसी बरगद के दरख्त के नीचे बैठा हुआ होगा, उसको तो हम लाना भूल गए, चलो। तो उसने यानी कि तोते ने कहा कि कैसे हम जाएंगे, लेकिन सुल्तान ने हिम्मत नहीं आ रही, उसने कहा वो हमारा दोस्त है, हम उसको जंगल की आग में अकेला नहीं छोड़ सकते। तो जैसे कैसे करते हुए आग के दरमियान में से होते हुए वो बरगद के दरख्त पे पहुंचे, तो कछुआ बैठा मुस्कुरा रहा था। वो कह रहा था, मुझे पता था कि मेरे दोस्त मुझे नहीं छोड़ेंगे। खैर वो उन दोनों ने उसको साथ लिया, तोता ऊपर से उनको रास्ता दिखाता हुआ बादलों के दरमियान में से होता हुआ बरगद के दरख्त के पास से लेके नदी के किनारे आ गए, महफूज जगह पे। जब महफूज जगह पे आए तो सब जानवरों ने मिलकर दुआ की कि उनके भी बच्चे हैं, ठीक है, और उनका भी मस्कन है, बेचारे कहाँ जाएंगे। उन्होंने दुआ की अल्लाह से, अल्लाह ने दुआ सुनी और बारिश होगी। बारिश के बाद ये है कि आग खत्म हो गई। अगले दिन फिर हवाएं वहाँ पे ठंडी ठंडी चल रही थी, और कुछ दिनों बाद सुल्तान ने भी देखा कि रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, दरख्त के पौधे निकलना शुरू हो गए हैं, घास उगना शुरू हो गई है। ये बड़ा अच्छा है। तो इस स्टोरी, और आज भी मार्गला के जो जानवर हैं ये सुल्तान की स्टोरी को याद करते हैं। देखिए, इसका मकसद फिर वही है, जंगल जो है जानवरों का घर है, उनका घर उसको सेव रखना है। अच्छा, मंसूर भाई, जो लोग ट्रेल्स पे जाते हैं, स्पेशली 5 और 3 पे तो बहुत लोग जाते हैं, या फिर पीर सुहावा जाते हैं, वहां पे मैंने आपको 1-2 दफा खड़े होते हुए भी देखा। उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे कि उनको किस किस्म की अवेयरनेस आप देंगे
किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि वो चीज़ें लेके वो ट्रेल पे नहीं आ सकते, और वहाँ पे जाके माहौल को किस तरह वो दुरुस्त कर सकते हैं, या फिर दुरुस्त नहीं भी करते तो उसको बिगाड़ें मत? देखिए, सबसे पहले बात है स्मोकिंग। जो कोई चीज़ लेके ना जाए, लाइटर लेके ना जाए, सिगरेट लेके ना जाए। अब हम लोग नीचे ना रोक लेते हैं, लोगों से लेके अपने पास रख लेते हैं कि वापसी पे ले लो। देखिए, कुछ आपका दिल कर जाए, कुछ कर जाए, आप वैसे ही आग लगाएं लाइटर से, तो बिल्कुल भी किसी किस्म की चीज़ लेके ना जाएं। अपना रीयूजेबल बोतल लेके जाएं, टिफिन लेके जाएं, शॉपिंग बैग और खाने पीने के डब्बे ये बिल्कुल भी लेके ना जाएं, क्योंकि लोग फेंक देते हैं। फेंकने की वजह से फिर वो माहौल सारा ख़राब होता है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। चूल्हा भी लेके ना जाएं। उस दिन मैं खड़ा था तो मुझे देख के ना पीछे से चली गई ये फैमिली, उनके पास ना बारबेक्यू का सामान था। अच्छा, मैंने भी देख लिया, मैं कहा बच्चा तुम जाओ तो सही। वो यूँ घूम के गए तो मैं यूँ आगे आगे उनके खड़ा हो गया। कहते ओहो तुमने हमें कहाँ देखा? मैं कहा सर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो किसी वजह से खड़ा हूँ ना, मुझे पता चल गया था कि आप लोगों ने बारबेक्यू करने। कहता यार जंगल तो है, करने दो प्लीज़ यार, प्लीज़ मेरे क्यों कर। मैंने कहा सर मेरी बात सुनिए, कुछ भी हो जाए, मैंने आपको देख लिया, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। प्लीज़ आप हमारे एनवायरनमेंट का ख्याल करें कि ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ बारबेक्यू की जगह है प्रॉपर। और बहुत से है, ये नेशनल पार्क है और इसको आप महफूज जाने दें। आपके मैंने कहा ये आप जो चिकन लेके जा रहे हैं, अगर इस पे लेपर्ड आ जाए, वो सोचने पड़ गए। मैंने कहा चिकन की वजह से लेपर्ड हमला कर दे, कोई यहाँ पे गीदड़ है वो हमला कर दें, या से जानवर जो गोश्तखोर है वो हमला कर दे, फिर आप क्या करोगे? तो ये बात उनकी समझ में आ गई और वो वापस चले गए। और फिर वो मुझे एक दफा फिर मिले, कहते यार तुमने अच्छी जगह भेज दिया था, हम ना रावल लेक चले गए थे, बड़े वहाँ पे बनी हुई थी अंगीठियाँ बनी हुई थी, पानी का भी इंतजाम था, और वो यानी कि हमने वहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया। तो ये है कि बस मैं यहाँ हर किसी को ये कहता हूँ कि देखें एनवायरनमेंट का ख्याल करें। स्मोकिंग तो वो नो स्मोकिंग जोन है, चाहे कुछ भी हो, आप स्मोकिंग ना लेके। कहने का मकसद ये है गजल कि वहाँ पे अगर जाएं तो आप सिर्फ एक पर्पस लेके जाएं कि आप वहाँ पे वॉक करने जा रहे हैं, वॉक करके नेचर को एंजॉय करेंगे, वहाँ से वापस आ जाएंगे। उसको खाबा पॉइंट ना बनाएं, उसको स्मोकिंग जोन ना बनाएं कि ऊपर जाके आपने सूटे वगैरह लगाने। इससे परहेज पॉइंट्स के लिए और बहुत सी जगह है, आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आपने जाना है तो आप नेचर को एंजॉय करने जाएं। अच्छा, मुझे मंसूर साहब, चूंकि वक्त कम है, 30 सेकंड्स में आप मुझे जवाब दीजिएगा कि अब ये तमाम आप तो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन इन्वायरमेंटल एजुकेशन को हमें तालीम में शामिल करना शायद बहुत ज्यादा जरूरी है, आप समझते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको वाकया बताया था ना कि वो जो काम वाली ने कहा था कि ये तो बड़ा गरीब है, ये कचरा उठाता है। देखिए, एजुकेशन का लेवल ही नहीं है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज ने काम किया है, फास्ट यूनिवर्सिटी है, उनके स्टूडेंट मेरे साथ आते हैं, मैं लेके जाता हूँ एनवायरनमेंट में, उनको बताता हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी में जैसे गया तो वो वहाँ के प्रोफेसर के साथ जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा जी मैं एनवायरनमेंट पे काम कर रही हूँ और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। क्यों? मैं ग्राउंड पे होता हूँ, मैं जमीन पे वहाँ खड़ा होकर, मैं ट्रेल पे फिरता हूँ, मुझे करंट कंडीशन का पता है कि इसमें कौन से जानवर हैं, क्या मौजूदा हालात है। तो ये एजुकेशन बहुत जरूरी है। मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये सब्जेक्ट यानी कि छोटे लेवल पर भी स्कूल लेवल से शामिल किया जाए। ठीक हो गया मंसूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मंसूर शिरवानी हमारे साथ मौजूद थे जो कि एनवायरनमेंट के हवाले से बात कर रहे थे, किस तरह से हम ट्रेल 3 को 5 को सेव कर सकते हैं और उनका जो है उसको बरकरार रख सकते हैं। खवातीन हो हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि हम पाकिस्तानी क्रिकेट के जुनून में हैं। क्रिकेट की जीत हार से वाबस्तगी भी है, लगन भी है, मगर क्रिकेट से बाहर स्पोर्ट्स के कई दूसरे शोबे भी हैं, उन पर भी नज़र दौड़ाना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। बात हो फुटबॉल की हो, बॉक्सिंग की हो, या फिर जैवलिन थ्रो की हो, या फिर स्क्वॉश की हो, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे लोग इतने टैलेंटेड हैं कि दुनिया फतह कर लेते हैं और हम उन्हें खराज तहसीन पेश नहीं कर पाते। जो हमारी नज़र से गुजरते हैं हम उनको बुलाते भी हैं। लेकिन आज पाकिस्तानी रिवायती हरीफ के भारत के साथ बॉक्सिंग टाकरा भी होगा। उम्मीद है कि पाकिस्तान का सब सिताली परचम लहराएगा। मगर इस जीत से कबल, इस उम्मीद से कबल, एक हकीकत हमारे साथ मौजूद है जिसने ऑस्ट्रेलियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीती है और पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर भी रोशन किया है इसने। बिल्कुल ऐसी है। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के हीरो आजान अली खान, जिनका तालुंडी से अभी वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। तकरीबन 20 ममालिक ने इनकी कैटेगरी में शिरकत की थी और अंडर 17 का इन्होंने टाइटल अपने नाम किया। आजान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आपने पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम पूरी दुनिया में उसको बुलंद किया है। कैसी फीलिंग्स हैं आपकी माशाल्लाह से टाइटल जीत के? सबसे पहले तो आपका काफी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, और दूसरी बात आपको भी मुबारकबाद। और काफी अच्छा फील हो रहा है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है ऑस्ट्रेलिया।
अभी भी मैं ऑस्ट्रेलिया में कल एक और टूर्नामेंट है वो खेलने जा रहा हूँ, मैच जूनियर ओपन। सही। आजान, हम पुरुमीद भी हैं और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहते हैं और आपके साथ बहुत सी दुआएं भी हैं कि आप कल वाला इवेंट भी जीतें। ये बताइएगा कि क्या की स्किल्स होती हैं एक प्रोफेशनल बनने में, जब आप स्कॉश चैंपियनशिप के लिए जाते हैं तो कौन सी ऐसी की स्किल्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं? सबसे पहले तो आपका हार्ड वर्क मैटर करता है, आपने कितनी ट्रेनिंग की हुई है, और सेकेंडली ये होता है कि आपकी कितनी सपोर्ट है, आपको कितनी सपोर्ट है, आपके पास कितने स्पॉन्सर्स हैं। स्पॉन्सर्स बहुत मैटर करते हैं, जैसे कि मुझे अभी मुस्लिम हैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया, रेहान भाई और राना मसूद साहब और पीएम यूथ प्रोग्राम जावेद गिलानी साहब, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और यहाँ तक मुझे पहुँचाया। तो मेरे ख्याल से कि आपके स्पॉन्सर और आपका हार्ड वर्क बड़ा मैटर करता है कि आप कौन से हाथों में हो, आप सेफ हैंड्स में होने चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। रेहान ताहिर साहब हमेशा से बच्चों को भी सपोर्ट करते हैं, फिर स्ट्रीट चाइल्ड के बच्चों के लिए उनकी बड़ी खिदमत है। आजान, मुझे ये बताइएगा कि एक खास डिप नजर आ रहा था पिछले 20-25 साल में स्क्वॉश में पाकिस्तान को। उससे पहले तो जहांगीर थे, जानशेर थे, बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए। उस डिप की वजह क्या थी और अब जो लड़के सामने आ रहे हैं, जिस तरह आपकी खबर पूरे पाकिस्तान में गूंज रही है, आपसे पहले 1.25 साल की बात है, हमजा जब आए उन्होंने पूरे पाकिस्तान में हेडलाइंस बनाई। सो हमारे प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहे हैं। क्या टैलेंट वापस आ रहा है या फिर टैलेंट को साथ सपोर्ट भी किया जा रहा है? अभी दरअसल कुछ ऐसे इदारे हैं जो प्लेयरों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया, मुस्लिम हैंड ने मुझे सपोर्ट किया। अगर वो ना होती तो मैं अपना एक्सपेंस नहीं उठा सकता था खुद। तो इसी तरह मुझे और भी एक्सपेंस की ज़रूरत है और भी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मैं और ममालिक जा सकूँ और अपने मुल्क का नाम मनवा सकूँ। सही हो गया। अब अजान, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पॉन्सर होना चाहिए, हम हमेशा से खुद भी ये बात करते हैं। अच्छा, थोड़ी सी अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताएं, थोड़ी सी प्रिपरेशन के हवाले से बताएं कि टूर्नामेंट में जाने से पहले किस तरह की आपकी तैयारी होती है? बेसिकली मैं ना जहांगीर खान फैमिली से हूँ। आई एम नेफ्यू ऑफ जहांगीर खान, और बाबा जो है वो खुद भी 7 साल नेशनल कोच रह चुके हैं। अभी पाकिस्तान आर्मी के साथ हेड कोच हैं। और ट्रेनिंग प्रोग्राम यही होता है कि सुबह फजर के बाद आप नमाज पढ़ते हो, नमाज के बाद ग्राउंड ट्रेनिंग होती है 2-2.5 घंटे, और उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद फिर 3 और 4 आवर के बाद स्क्वॉश ट्रेनिंग होती है, सोलो प्रैक्टिस। अच्छा। प्रैक्टिस और फीडिंग, और देन उसके बाद आप शाम को वापस मैच प्ले खेलने जाते हो। ठीक हो गया। अच्छा आजान, मुझे ये बताइएगा कि अगर स्क्वॉश की बात की जाए तो स्क्वॉश में हम जब भी स्क्वॉश फॉलो करते थे, पहले पूल ऑफ प्लेयर्स काफ़ी कम होता था, लेकिन अब प्लेयर्स का पूल भी बढ़ गया है, कंपटीशन लेवल भी ज़्यादा हो गया है। जिस तरह हॉकी की बात की जाए तो ग्रास से जब ऑस्ट्रोटर्फ पे गए तो पाकिस्तान की हॉकी का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। सो पाकिस्तान में टेक्निकली स्पीकिंग कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं एक स्क्वॉश प्लेयर को ट्रेन करने के लिए? फैसिलिटीज काफी ज्यादा है, बस मसला जहाँ पे आता है वो यही होता है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होता। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बस प्लेयरों को इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलता, जिनकी वजह से वो बाहर जाके अपने एक्सपेंस पे स्किप हो जाते हैं। तो मेरा कहना यही है कि प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए, उसको एक हाइप देनी चाहिए। अगर वो जीता है तो उसको उसके मुताबिक उसको प्रेज़ाई मिलनी चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अजान, ये बताएं कि अब आप तो वैसे खुद भी जूनियर हैं, लेकिन आपसे भी जो जूनियर हैं जो इस खेल में आना चाहते हैं, उनके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए? उनकी फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मैं इस हवाले से बात कर रही हूँ। उनकी मेंटल वेलबींग के लिए मज़ीद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है? यही है कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है। फिटनेस नहीं होगी स्क्वॉश में तो आप स्क्वॉश नहीं खेल सकते, क्योंकि स्क्वॉश सबसे फिटेस्ट गेम है। आपको फिट होना पड़ता है। इसके लिए आपके पास फिटनेस नहीं होगी, स्किल्स नहीं होंगी, तो आप स्क्वॉश नहीं खेल सकते। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट आप अपनी फिटनेस पे काम करें, अपने स्किल्स पे काम करें, अपने रैकेट स्किल्स पे काम करें, देन आप
आगे जा सकते हैं। अच्छा अजान, हमने हमजा खान को देखा, पीएफ ने उनको बड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम उन्होंने भी सर बुलंद किया, लेकिन जब हमने उनके गोल्स के हवाले से उनसे पूछा था, उन्होंने भी बहुत कहा था कि मैं आगे जाके सीनियर भी जीतना चाहता हूं और पाकिस्तान का जो वो खोया हुआ मुकाम है वो वापस लाना चाहता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा है कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन मैं अगर आज़ान से पूछूं कि आज़ान अभी आपने अंडर 17 खेला है, आपके लिए तो मैदान आगे बहुत खुला है, तो क्या क्या आपके गोल्स हैं? इतने बड़े घराने से आपका ताल्लुक है, अपने गोल्स आपने कितने बड़े रखे हुए हैं? जैसे कि आपको हमजा ने भी कहा कि सीनियर में भी वो जीतना चाहता है। लाइक अभी मैंने अपनी PSA मेंबरशिप करवाई है और अमेरिका में काफ़ी टूर्नामेंट हो रहे हैं, जैसे K2 स्क्वॉश में हो रहा है टूर्नामेंट, तो वो मुझे बुला रहे हैं। पर मसला यही है कि स्पॉन्सरशिप होना चाहिए और आपके पास ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी आप वो गोल अचीव कर सकते हैं। मेरा भी गोल यही है कि वर्ल्ड चैंपियन बनना, हर प्लेयर का आई थिंक यही गोल होता है और मेरा भी आई थिंक। लेकिन कोई शख्स इस तरह वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है जिस तरह जहांगीर खान, जांशेर खान बनते थे कंसेक्यूटिवली? इस तरह का दौर वापस आ सकता है? वैसे ऑनेस्टली बताइएगा। इस तरह का दौर, लाइक वो आपको पता है, आप वो काफी हार्ड वर्क करते थे। लाइक वो लेवल और था, वो 555 मैचेस लगातार जीतना मेरा भी ख्वाब है, पर वो अचीव करना बहुत मुश्किल है। और गजल, आपको ये बात भी बताता चलूं कि अजान से भी पूछते हैं कि जो स्कॉश प्लेयर है उसकी नीज जवाब दे जाती है, अजान ऐसी है? काफी प्लेयरों की हो जाती है नीज, पर ज्यादा नहीं होती। लेकिन अभी तो वो आप ज़ाहिर बच्चे हैं ना, हाँ। अभी तो आप बच्चे हैं, आगे आगे देखें होता है क्या, इसका ख्याल रखा करें और फिटनेस का अजान, ख्याल अभी रखें। कौन से टूर्नामेंट्स हैं जिसमें मजीद हम आपको आगे देख सकते हैं? अभी कल तो मैं खेल रहा हूँ मैच जूनियर, फिर उसके बाद मेरा प्लान है पाकिस्तान वापस आने का, और फिर देन अगर कोई स्पॉन्सर हुआ मेरे पास तो फिर मैं US जाके अपने कुछ टूर्नामेंट्स हैं जो सीनियर के हैं, PSA टूर्नामेंट्स हैं, तो वो खेलना चाहूँगा मैं। और लास्टली मुझे ये बताइएगा, इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तान अगर स्कॉश फेडरेशन की बात की जाए तो स्कॉश फेडरेशन किस हद तक वापस बहाल हुई है और अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रही है? स्क्वॉश फेडरेशन काफ़ी सपोर्ट कर रही है, मुझे भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं वो लोग, और पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन अच्छा काम कर रही है। बस कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से स्क्वॉश रुकी हुई है, पर पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन में अभी नए सेक्रेटरी साहब आया, सेक्रेटरी इरफान आया, डायरेक्ट आमिर नवाज साहब आए, ये काफ़ी बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, तो आ सकती है इंशाल्लाह। चलें जी, विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर गोल्स। आजान अली खान हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पाकिस्तान का सबसे हिलाली परचम इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सर बुलंद किया है। और आज के सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गजल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।